मेरा प्रश्न भारत की प्रदूषित हवा के बारे में है। पूर्व राज परिवार का विवाद तो सुलझ गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी में अभी कोई सुधार नहीं आया है। दिल्ली में हवा Air quality in India's capital, Delhi, has deteriorated to dangerous levels. आप अगर यहाँ पर किसी को बोलें कि तुझे जिंदगी भर 500 AQI में रहना पड़ेगा, उसके बदले में तुम्हें हम इतना देते हैं 1 करोड़, और जिंदगी भर 500 AQI में रहोगे तो आपसे बस 5 साल और जियोगे। वो कहेगा 5 ही साल के लिए तुम दे दो करोड़, 5 साल जिएंगे पर ऐश मारेंगे। और ऐश का क्या मतलब होगा? खूब पैसा होना चाहिए, बड़ी कोठी होनी चाहिए, बाप की अकेली औलाद हो और अच्छा है। और बंटी के लिए बिन्नी ढूंढनी है। कैसी बिन्नी चाहिए? जिसके शरीर का बंटी खूब भोग कर सके। अगर कोई एनसीआर में रह रहा है लगातार तो उसकी उम्र से 10-15 साल गए। फिर मैंने AQI चेक किया दिल्ली का, बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि यहाँ पे जो आम आदमी है वो अपनी एक बहुत ही मूल अधिकार को लेके गंभीर नहीं है। जीवन में किन चीज़ों को मूल्य देना है, ये बात न हमारी परवरिश का हिस्सा रही है और न हमारी शिक्षा का। दूसरी बात आपने पूछी कि AQI बढ़ रहा है तो लोग आपत्ति क्यों नहीं करते। एक उपभोक्तावादी विचारधारा पढ़ा करके इसको बेहोश कर दिया गया है। इसको बोला गया है कि तुम मेरा माल खरीदोगे, इसी में तो गुड लाइफ है। ये तो सब हमारे कल्चर की बातें हैं ही ना। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न भारत की प्रदूषित हवा के बारे में है। मैं अमेरिका में एक शार्लेट नाम का शहर है, वहाँ रहती हूँ और मैं कुछ सालों के बाद भारत आई हूँ। और मैं लैंड की थी दिल्ली में इसी महीने, और जैसे ही मैं एयरपोर्ट के बाहर निकली तो मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। मेरे गले में खराश हो रही थी और चेस्ट पेन्स, और मेरी आँखों से पानी निकल रहा था। फिर मैंने AQI चेक किया दिल्ली का, और जहाँ से मैं आई हूँ तो जहाँ मैं थी वहाँ पे 30 से 40 AQI रहता है पोल्यूशन ट्रैकर पे। और दिल्ली में उस दिन 2000 के भी ऊपर था, कुछ इलाकों में तो 2400 था। तो 40 से 2400 पे आकर मेरे शरीर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और मैंने देखा कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उस पे ये लिखा था कि इतनी प्रदूषित हवा में सबकी ज़िंदगी से 12 साल कम हो सकते हैं अगर लोग ऐसी प्रदूषित हवा में रहेंगे। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी जब मैंने मीडिया में देखा कि इसको लेके क्या चर्चा हो रही है। तो सिर्फ यही बातें हो रही थी कि कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार गिरेगी, और कुछ IPL की चर्चा। मतलब किसी और विकसित देश में ऐसी प्रदूषित हवा होती तो वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि वो सीधे बेसिक ह्यूमन राइट का वायलेशन है। तो मैं ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि यहाँ पे जो आम आदमी है वो अपनी एक बहुत ही मूल अधिकार को लेके गंभीर नहीं है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही है कि भारत के जो लोग हैं वो अपनी बेसिक ह्यूमन राइट को लेके, अपने अधिकारों को लेके जागरूक क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है इतनी प्रदूषित हवा में रहना और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाना। देखिए, पहले तो वो जो 2000 या 2500 का आंकड़ा था ना, उसमें यूनिट्स का अंतर है, वो उतना नहीं है। पर हाँ, 400, 500, 700 तक भी चला जाता है दिल्ली में। मेरे ख्याल से आज भी 300-400 है। तो आप 30-40 वाले क्षेत्र से आई हैं तो उससे 10 गुना तो यहाँ रहता ही रहता है। वो बड़ी अपने आप में गंभीर बात है। भले ही 2000 ना हो, पर अगर 400-500 है तो भी बहुत, वो एकदम क्रिटिकली सीवियर कैटेगरी में आ जाता है। भारत में जागरूकता क्यों नहीं है? क्योंकि तुरंत नहीं मर रहे, यही जवाब है। और क्या? अगर कोई ऐसी चीज हो जाए कि हम तुरंत मरना शुरू कर दें तो आनंद फानन में फिर लहर दौड़ जाएगी और इमरजेंसी लग जाएगी, है ना। ये चीज आगे की है कि हमारी उम्र से 10 साल 15 साल कम होंगे। तो ये संभावना की प्रोबेबिलिस्टिक बात नहीं है। अगर कोई एनसीआर में रह रहा है लगातार तो उसकी उम्र से 10-15 साल गए, निश्चित रूप से गए। पर वो आगे होगा ना,
भारत तो जवान देश है, तो अभी ज़्यादातर लोग जो हैं वो कोई 25 का है, कोई 35 का है, कोई हुआ तो 40-45 का है। सबको ये है कि ये तो बात मरने वाली, अभी 20-40 साल आगे है तो कुछ कम भी होंगे साल, तो ठीक है, अभी नहीं मर रहे। हमको सिखाया नहीं गया है कि क्या कीमती है। जीवन में किन चीज़ों को मूल्य देना है, ये बात न हमारी परवरिश का हिस्सा रही है और न हमारी शिक्षा का। हवा ही नहीं, हमारा जो खाना भी है, जो हम आमतौर पर खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा हानिप्रद होता है स्वास्थ्य के लिए। हम जिसको अपना इंडियन स्टेपल फूड भी बोलते हैं, वो भी कोई सेहतमंद नहीं होता है। जो हमारा रोजमर्रा का खाना है ना, दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें वो सब चीजें होती ही नहीं हैं जो कि आपको अच्छी सेहत के लिए चाहिए। हाँ, उसमें क्या खूब होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। वो आपको रोटी में भी मिल जाते हैं, चावल में भी मिल जाते हैं, दाल तक में मिल जाते हैं। थोड़ा सा प्रोटीन आपको दाल में मिल जाता है और कुछ आपको विटामिन वगैरह आपने जो भी सब्जी ले ली उसमें मिल जाते हैं। सब्जियां भी हमारे यहाँ बहुत बार गीली बना दी जाती हैं, उसमें पानी ही ज़्यादा तैर रहा होता है और मिर्च वगैरह खूब डाल दी जाती है। ये हमको शिक्षा ही नहीं दी गई है कि अच्छी ज़िंदगी बोलते क्या हैं, किसको हैं, और उसके लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। बात ही नहीं हुई है इस पे। माना गया है कि जो कुछ भी चला आ रहा है परंपरा से वो ठीक है, वही तो अच्छी जिंदगी में आता है सारा। पूड़ी, कद्दू की सब्जी, खीर, अचार खा लो, ये आपकी अच्छी जिंदगी में आता है। एक बार मैंने पूछा था, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, लंबी दूरी की यात्रा थी, तो रात में जब 9-10 बजे तो सब लोगों ने अपना अपना टिफिन निकालना शुरू किया। 20 साल पहले की बात है। तब ये भी नहीं होता था कि ट्रेन के भीतर केटरिंग हो जाए, अब तो वो भी होती है। 25 साल 30 साल पहले की बात है बल्कि। और जितने लोग अपना टिफिन खोल रहे थे, पूरे डब्बे में पूड़ी आलू की गंध फैल गई। पूरे डब्बे में पूड़ी आलू फैल गया। 2-4 रहे होंगे अपवाद, तो उन्होंने कुछ और कर लिया होगा, नहीं तो पूड़ी आलू अचार, पूड़ी आलू अचार, यही पूरे डब्बे में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा लंबी दूरी की ट्रेन है, ये जो लोग खा रहे हैं, पहली बात तो इनको बहुत समय तक चलने को नहीं मिलना है। ट्रेन के अंदर कितना चल लोगे? दूसरा, इसमें से कई बुजुर्ग भी हैं। तीसरा, इसमें बहुत सारे लोग मोटे भी हैं, ओवरवेट हैं। लेकिन हमारी राष्ट्रीय परंपरा क्या है? पूड़ी आलू। और वो हम बड़े स्नेह से, बड़ी ममता से बनाते हैं। आमतौर पर घर की महिलाएं ही बनाती हैं कि कोई सफर पर जा रहा है तो उसको पूरा डब्बा भर के पूड़ी आलू दे दिया, ठीक है। और इसको हम मानते हैं कि तो प्रेम का द्योतक हो गया। कभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई है, कभी ये बात शिक्षा का, परवरिश का मुद्दा ही नहीं बना है कि क्या खाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, शरीर कैसा होना चाहिए, व्यायाम कितना करना चाहिए। इन बातों पे हमारे घरों में कहाँ होती है बात समझ रहे? तो ले दे करके एक चीज है जिस पर हमारे समाज में, घर में, स्कूलों में, कॉलेजों में बात होती है। वो क्या है? पैसा। कुछ हद तक हम समझ सकते हैं, गरीब हम रहे हैं काफी, तो पैसा फिर लगता है कि जरूरी बात है। पर पैसे की बात सिर्फ वही करने में नहीं लगे रहते जिनके पास पैसा नहीं है एकदम। पैसे की बात में वो भी लगे हैं जिनके पास है पैसा, समझ रहे?
ये कहाँ से आ गया? ये यहां से आ गया कि जो पूरी हमारी संस्कृति ही है ना, हम माने ना माने पर वो पूंजीवादी है। बहुत लोग मिल जाएंगे भारत में जो कि कैपिटलिज्म को यूं तो गाली देते हैं, पर उनको समझ में नहीं आता कि आप जिस तरीके से अपना समाज, घर, सब व्यवस्थाएं चला रहे हो, वो भी पूरी तरह पूंजीवादी ही हैं। अब पूंजीवाद माने क्या होता है? पूंजीवाद माने होता है कि आपकी कामना पर कोई अंकुश नहीं रहेगा, ये पूंजीवाद है। और ले देखिए, बस इसका प्रशिक्षण मिलता है हमें अपने घरों में और समाज में और स्कूलों में। और कमाओ और कमाओ। आपके कॉलेज होते हैं, उनमें आप किस विषय का चयन करोगे? इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो कौन सी ब्रांच लोगे, या कुछ भी आप किस आधार पे चुनोगे, वो बस ऐसे ही तय होता है कि प्लेसमेंट कहाँ हो जाता है। प्लेसमेंट माने नौकरी, माने पैसा। शादी किससे करनी है अपने बच्चों की? सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है? पैसा। कहीं पर गए, कोई उत्सव था, किसी ने बुला लिया, वो अच्छा था कि बुरा था, वो किस बात से नापा जाता है? पैसा कितना खर्च किया। कोई जगह रहने के लिए अच्छी है कि बुरी है, ये तुरंत कैसे पता चल जाता है? देख लो वहां पैसे वाले लोग रहते हैं कि नहीं रहते। मैंने लोगों को कपड़े खरीदते देखा है। अब उनके सामने कपड़े रख दिए गए बहुत सारे, वो सब अलग अलग तरीके के, रंगों के, डिजाइनों के हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या लें क्या ना लें, क्योंकि उनकी अपनी कोई एस्थेटिक सेंस तो कभी विकसित हुई नहीं है। तो क्या करते हैं कि वो पलट पलट के प्राइस टैग देखना शुरू कर देते हैं। वो उसके अंदर घुसा होगा तो ऐसे खोद खोद के निकालेंगे, प्राइस टैग बाहर आए, देखेंगे कितना है। और जिसका देखेंगे कि प्राइस टैग मोटा है, माने कीमत ऊंची है, उसी चीज को मान लेंगे कि ये बेहतर है। पूंजीवाद का अर्थ होता है कि पैसा ही जीवन में सबसे बड़ा मूल्य है। कि शर्ट अच्छी है कि बुरी है, ये इससे तय होगा कि उसकी कीमत कितनी है। ये पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म। हमारी संस्कृति है पूंजीवादी, हर चीज में पैसा घुसा हुआ है। देखते नहीं हो कि हमने अपनी जो धार्मिक कथाएं हैं उनमें भी स्वर्ण को कितना ऊंचा स्थान दिया है। सोना भव्य। हमने अपने आराध्यों का भी अलंकार सोने से कर डाला। ये क्या है? ये पूंजीवादी तो और क्या है? और मैं कह रहा हूं पूंजीवाद का अर्थ होता है कि कामना पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। आप किसी पूंजीवादी से, कैपिटलिस्ट से पूछिए कितना कमाना है, और उससे कहिए कि किसी जगह पर जाकर के पूर्ण विराम लगा दो, वो नहीं लगा पाएगा। कमाना पता नहीं कितना अच्छा है, बुरा है, हो सकता है अच्छा भी हो। समस्या ये है कि अनलिमिटेड परस्यूट ऑफ प्रॉफिट्स। कोई जगह नहीं आती जहां पर वो कह दे कि मुझे रुक जाना है। इतनी भारी कमी है अध्यात्म की कि उसको पता ही नहीं है कि एक सीमा तक जब पैसा आता है जिंदगी में तो उससे जिंदगी होती है बेहतर, निसंदेह। पर उसके बाद और पैसा आए तो उससे जिंदगी बेहतर नहीं होती, बल्कि और ज्यादा आ जाए पैसा तो यह हो सकता है कि जिंदगी बदतर होनी शुरू हो जाए। ये कैपिटलिज्म है। कोई एकदम गरीब हो और उसको आप पैसा दें तो आप उसके साथ अच्छा कर रहे हो, और एक बिंदु आता है, एक सीमा आती है जहां तक आप जितना उसको पैसा देते जाओगे उतना उसकी बेहतरी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसकी वेलफेयर, उसका कल्याण बढ़ेगा। क्योंकि वो अपने बच्चों को स्कूल में डाल पाएगा। पहले उसके पास पैसे नहीं थे, स्कूल में नहीं डाल पाता था। वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला पाएगा, वो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाएगा। उल्टे पुल्टे कपड़े पहन के घूमते थे, जूते ठीक नहीं थे, वो ये सब कर पाएगा। एक कमरे में 5 लोग रहा करते थे तो पढ़ भी नहीं सकते थे, सो भी नहीं सकते थे, तबीयत खराब हो जाती थी। अब थोड़ा तमीज का घर ले लेगा। तो एक बिंदु तक तो पैसा चाहिए, और पैसा जब आता है तो उससे आपकी बेहतरी में इजाफा होता है। बिल्कुल सही बात है ये। कोई एकदम मुझे मिल जाता है गरीब तो मैं उसको यही बोलता हूं, तुम पहले तो पैसा कमाओ। अंधाधुंध नहीं कमाना है, पर इतना तो कमाओ कि अपनी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सको। वो बिल्कुल जरूरी है। लेकिन वो बिंदु आ जाता है, बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत या संघर्ष नहीं करना पड़ता, वो बिंदु आ जाता है।
आदमी को पता नहीं चलता कि आ गया। आदमी उसके बाद भी कहता है अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। और जब अभी और चाहिए तो क्या होगा, कैसे और चाहिए होगा? जो कैपिटलिस्ट एक यूनिट होती है वो क्या करती है? बहुत साधारण सा मॉडल है। उसको अगर और चाहिए, उसकी कामनाएं ऐसी मुंह फाड़े खड़ी हैं कि उसे और चाहिए, तो क्या करेगा? वो प्रोडक्शन करेगा, और प्रोडक्शन के लिए उसे क्या चाहिए होगा? उसे चाहिए रिसोर्स। वो रिसोर्स वो कहां से लेगा? पृथ्वी से लेगा। तो वो ये कैपिटलिस्ट कंसर्न है, ठीक है। ये एक इकाई है, ये कुछ भी हो सकता है, ये एक व्यक्ति हो सकता है, ये एक फैक्ट्री हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है। इसे फैक्ट्री मान लीजिए, क्योंकि फैक्ट्री भी व्यक्ति द्वारा ही संचालित है। तो अब ये प्रोडक्शन के लिए ये अर्थ के रिसोर्सेज लेगा इस तरफ से, और इधर जो कुछ वो प्रोड्यूस करेगा वो बेचेगा किसको? कंज्यूमर को बेचेगा। जो रिसोर्सेज लेगा, तो पहली बात तो पृथ्वी से रिसोर्सेज ले रहा है और इसको अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहिए, तो इसे रिसोर्सेज भी कितने लेने पड़ेंगे? अनलिमिटेड। पृथ्वी के पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं, ठीक है। और जितना ज्यादा तुम रिसोर्स मांगते हो ना, और रिसोर्स कम होता जाता है, उसको निकालने में उतना ज्यादा श्रम करना पड़ता है, उतनी एनर्जी लगानी पड़ती है। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऑयल फील्ड्स हैं मिडिल ईस्ट में जो सूख रहे हैं, लेकिन उनमें से भी डीप एक्सप्लोरेशन करा जा रहा है, और वो महंगा पड़ता है, और वो पर्यावरण के लिए बहुत घातक होता है, पर फिर भी निकाल रहे हैं। जो चीज सतह पर है उसको उठाने में बहुत एनर्जी नहीं लगती, पर जो चीज अब नीचे घुस गई है, चट्टाने फोड़ के जिसको निकालना पड़ रहा है उसमें, तो ये हर तरीके से पृथ्वी का शोषण करेगा, जलाएगा। और जलाने से क्या उठता है? धुआं। और वही क्या बन जाता है? AQI बन जाता है। तो ये बात हुई कि AQI ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे दिमाग में पूंजी भरी है। पूंजी माने भौतिकता, माने पदार्थ। यहां कोई अध्यात्म नहीं भरा है। हम कहते रहे कितना भी कि भारत धार्मिक देश है, कोई धार्मिक नहीं है। हम जबरदस्त लोग से तरीके से मटीरियलिस्ट लोग हैं। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हम पश्चिम से, यूरोप से, अमेरिका से कहीं ज्यादा मटीरियलिस्ट हैं। समझ रहे हैं? तो AQI क्यों बढ़ा? क्योंकि हमें जलाना है। दूसरी बात आपने पूछी कि AQI बढ़ रहा है तो लोग आपत्ति क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि ये जो माल बना रहा है उसको खरीदने कौन वाला है ये? और ये कैसे खरीदता है? इसको विज्ञापन दिखा दिखा के, और इसको एक उपभोक्तावादी विचारधारा पढ़ा पढ़ा करके इसको बेहोश कर दिया गया है। इसको बोला गया है कि तुम मेरा माल खरीदोगे, इसी में तो गुड लाइफ है। गुड लाइफ इसमें नहीं है कि हवा साफ है, पानी साफ है, सेहत अच्छी है, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ने को मिल रहा है। ये सब गुड लाइफ नहीं है। गुड लाइफ इसमें है कि तुम मेरा माल खरीदो। तो ये जो बीच में बैठा है ये क्या कर रहा है? एक तरफ तो ये पृथ्वी को जला रहा है, क्योंकि जलाए बिना इसका माल तैयार नहीं होगा। कोई भी माल तैयार करने के लिए चाहिए तो नेचुरल रिसोर्सेज ही ना। कोई भी माल ले लो, बिना नेचुरल रिसोर्सेज के नहीं बन जाएगा। चाहे आपका ये लैपटॉप ही हो, आपको लगता है ये प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ अर्थ है। इसमें अर्थ के रिसोर्सेज लगे हैं तभी ये लैपटॉप बना है। तो कोई भी माल बनाना है तो पहले तो अर्थ को तबाह करना पड़ेगा। जिसको बेच रहे हो तबाह करोगे तो अब हवा खराब करोगे, पानी खराब करोगे, सब खराब करोगे, मिट्टी खराब करोगे। जिसको बेच रहे हो आपत्ति क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने उसको इंडोक्ट्रिनेट कर दिया, आपने उसको गहरी पट्टी पढ़ा दी है। क्या? कि कंजम्पशन मीन्स हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तुम हैप्पीनेस के लिए तो पैदा हुए हो, और वो तुम्हें मिलेगी मेरे माल का उपभोग करके। तो वो खुश है कि उसको माल मिल रहा है। अब उस माल के साथ साथ अगर उसको 500 का SPM मिल रहा है तो कहता कोई बात नहीं, मुझे ये तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया ना कि SPM कम होना चाहिए, मुझे तो ये पढ़ाया गया है कि माल ज्यादा होना चाहिए। तो जब तक माल ज्यादा मिल रहा है उसको, वो SPM पे आपत्ति नहीं करने वाला। ये समस्या शिक्षा और संस्कार की है। हम अपने आप को कितना भी संस्कृत बोलते रहे, कल्चर्ड, सुसंस्कृत, हमारी जो संस्कृति है वो भोग की ही है, कंजम्पशन की ही है। हमारी जो वो तब तक रहती है जब तक आप चीजों को समझना ना शुरू कर दें। और समझना हमारे यहाँ पर संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर कोई आदमी धार्मिक भी है तो उसको धार्मिक माना जाता है जब वो बस बिना समझे ऐसे सर झुका देता है। हमारे यहाँ पे धर्म का ये मतलब है। हमारे यहाँ धर्म का मतलब ही समझना नहीं है। तो जब कुछ समझना है ही नहीं तो ये जो ग्राहक है ये क्यों समझे कि इसके साथ क्या हो रहा है,
ये बस भोगता रहता है। हम सर भी तो जब झुकाते हैं, हम कहते हैं हमारे पूज्य हैं, सर झुकाना है, तो सर भी तो इसीलिए झुकाते हैं ना कि सर झुकाएंगे तो उनकी कृपा से कुछ भोगने को मिलेगा। तो जिसकी कृपा से भोगने को मिले उसी के सामने सर झुका देते हैं। तो ये जो ग्राहक है, अगर इसको, ये जो मैन्युफैक्चरर है, निर्माता, पूंजीवादी, अगर इसकी कृपा से भोगने को मिल रहा है तो सामने सर झुका देता है। अब भले ये कितना ही प्रदूषण कर रहा हो, ये सर झुका के रखेगा, क्योंकि ये समझेगा ही नहीं कि इसको माल के साथ साथ और भी क्या मिल रहा है, इसको मृत्युदंड मिल रहा है माल के साथ, पर ये समझेगा ही नहीं। बात समझ रहे हैं? समस्या सारी उस सामग्री में है जो इस खोपड़े में डाल दी गई है। हमारे खोपड़े में डाल दिया गया है कि भोगो। हम पूजते भी बस इसी आशा से हैं कि अगर पूजेंगे तो भोगने को और मिल जाएगा, मटेरियल प्लेजर्स मिल जाएंगे, कंजम्पशन के और अवसर मिल जाएंगे। हम पूजते भी बस इसी आशा से हैं। कोई नहीं आपत्ति करने वाला। आप अगर यहां पर किसी को बोलें कि तुझे जिंदगी भर 500 AQI में रहना पड़ेगा, उसके बदले में तुम्हें हम इतना देते हैं 1 करोड़, और जिंदगी भर 500 AQI में रहोगे तो आपसे बस 5 साल और जियोगे, वो कहेगा 5 ही साल के लिए तुम दे दो करोड़। 5 साल जिएंगे पर ऐश मारेंगे, और ऐश का क्या मतलब होगा? और ज्यादा भोगना। तो क्यों इतना भोगना चाहता है? क्योंकि हमें घर पे सिखाया यही गया। बिन्नी के लिए लड़का ढूंढना है। कौन सा लड़का ढूंढना है? जिसके साथ बिन्नी खूब भोग कर सके, खूब पैसा होना चाहिए, बड़ी कोठी होनी चाहिए, बाप की अकेली औलाद हो और अच्छा है। और बंटी के लिए बिन्नी ढूंढनी है। कैसी बिन्नी चाहिए? जिसके शरीर का बंटी खूब भोग कर सके। ये तो सब हमारे कल्चर की बातें हैं ही ना। हम आध्यात्मिक लोग थोड़े ही हैं। हम भले ही कितना भी बोलते रहें कि ये करते हैं, उसे पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान कुछ बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपने धर्म को भी ऐसा कर दिया है कि वो भी बस भोगने की चीज बन गया है। परीक्षा आती है, आप चले जाते हो प्रसाद चढ़ाने के लिए। क्यों? मान्यता है कि कामना पूरी होगी। धर्म कामना का अड्डा बन गया, और पूंजीवाद भी कामना से संबंध रखता है, तो हमारा धर्म बिल्कुल पूंजीवादी हो गया है। और ऐसे में आप पाओगे कि धर्म और जो पूंजीवादी सेठ है, ये बिल्कुल एकदम एक साथ आ जाते हैं। आप पाओगे कि सेठ कोई जश्न करेगा, कोई उत्सव करेगा, तो वहां सब धर्मगुरु जाके खड़े हो जाएंगे। ये यही बात है, क्योंकि धर्म भी क्या कर रहा है? भोगना सिखा रहा है, और सेठ भी क्या कर रहा है? भोगना सिखा रहा है। तो दोनों में यारी तो प्राकृतिक है ना, बिल्कुल। समझ रहे? ये सब तब तक चलेगा जब तक हमारी शिक्षा में सुधार नहीं आता, हम बच्चों को सही शिक्षा नहीं देते और बड़ों को सही अध्यात्म नहीं देते। नहीं तो ये पक्का समझ लीजिए कि जो आम धार्मिक आदमी है वो जबरदस्त रूप से मटेरियलिस्ट होता है। वो कितना भी करता रहे कि ये वो एकदम वो पदार्थवादी और भोगवादी होता है। भले ही वो बोलता रहे कि नहीं 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 नहीं, मैं तो दूसरी दुनिया में यकीन रखता हूं। वो तुम दूसरी दुनिया में भी भोग के लिए यकीन रखते हो। नरक कौन सी जगह है जहां गलत चीज का भोग मिल जाएगा? कि गर्म तेल का भोग करने को मिल गया तो उसे क्या बोलते हैं? नरक। और स्वर्ग कौन सी जगह है जहां दूध दही और शहद और सोना चांदी और सब तरह के सुख और अप्सरा का भोग करने को मिल जाता है। तो नरक और स्वर्ग का भी भेद भोग के ही आधार पर तय होता है, कंजम्पशन। और यही तो कैपिटलिज्म है ना, कि जहां सबसे बड़ी बात क्या है? प्रोडक्शन और कंजम्पशन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। जो कि ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं, कोई बहुत गरीब हो तो उसके तो कंजम्पशन के स्तर में वृद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत बेचारे भारत में अभी भी ऐसे गरीब हैं कि वो ठीक से खाना भी नहीं कंज्यूम करते, बिजली नहीं कंज्यूम करते। उनका तो जो कंजम्पशन का स्तर है बढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं बढ़ाओ, इनका कंजम्पशन तो भी बढ़े। लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि कंजम्पशन रुकना कहां पे है। कहां रुकना है मैं बता देता हूं। जिस बिंदु पर दिख जाए कि कंजम्पशन बढ़ाने से वेलफेयर अब नहीं बढ़ रही, उस बिंदु के आगे कंजम्पशन बढ़ाना वेस्टेज है। कंजम्पशन सिर्फ तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक कंजम्पशन से वेलफेयर सचमुच बढ़ रही हो, ईमानदारी से। जिस बिंदु पे दिखने लगे कि कंजम्पशन बढ़ाना अब सिर्फ संसाधन जलाने की बात है, खुद को बेवकूफ बनाने की बात है, वहां पर कंजम्पशन रोक देना चाहिए। और अगर ये पृथ्वी बचेगी
तो बचेगी भी बस एक शर्त पर। एक मोटे तौर पर यह आंकड़ा निकाल दिया जाए कि आदमी की वास्तविक बेहतरी के लिए, एक्चुअल वेलफेयर के लिए कितना कंजम्पशन जरूरी है, उतने कंजम्पशन तक पर कोई टैक्स ना लगे, और उससे ज्यादा जो कंजम्पशन कर रहा हो उस पर इतना टैक्स लगे कि उसका खेल ही खत्म हो जाए। एक लिमिट होती है कंजम्पशन की, उस पर नहीं टैक्स लगना चाहिए, कुछ नहीं, क्योंकि उतना कंजम्पशन जीने के लिए जरूरी है, तो उस पर नहीं हो। और उसके आगे जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है उसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। प्रोग्रेसिव माने कि थोड़ा बढ़ेगा तो टैक्स की दर थोड़ी बढ़ी, और बढ़ेगा तो बहुत बढ़ी। जब तक हम वो सीमा नहीं तय कर देते ना कि भाई इससे ज्यादा कंजम्पशन की किसी भी आदमी को जरूरत नहीं है, सब इंसान के ही बच्चे हैं, तब तक ये AQI वगैरह बढ़ता ही रहेगा। लोग बस ये कहते हैं मैं तो नहीं मरा ना, और अभी तो नहीं मरा ना, आगे मरेंगे तो देखा जाएगा। ले दे करके वेलफेयर ही तो चाहिए ना। आप कंज्यूम भी इसीलिए करते हो ताकि उससे आपको कुछ चैन शांति मिल जाए। हाँ, मानवता, ह्यूमैनिटी को सीखना पड़ेगा कि चैन शांति पाने के नॉन कंजम्पटिव वेज भी हो सकते हैं। नॉन कंजम्पटिव वेज माने ऐसे तरीके जिसमें कुछ जलाना नहीं पड़ता और फिर भी आनंद आ जाता है। एक तरीका तो यह है कि आपने प्राइवेट जेट लिया, या कि आप याट पे जा रहे हो और आप खूब जला रहे हो, किस चीज के लिए? आनंद के लिए। वो आनंद जो आपको शायद उससे मिलना भी नहीं है। और दूसरा यह है कि आप सीख लो कि आनंद पाने के तरीके हो सकते हैं ऐसे अच्छे, सचमुच के गंभीर असली तरीके, जिसमें कुछ जलाना नहीं पड़ता फिर भी आनंद आ जाता है। उदाहरण के लिए बैठ के मैंने कहा किताब पढ़ना, उदाहरण के लिए किसी के साथ 2 घंटे गहरी सुंदर अच्छी चर्चा कर लेना, उदाहरण के लिए नदी में मुझे नहीं जाना है क्रूज पर, मुझे नहीं याट में जाकर के ईंधन जलाना है, मैं नदी में बोलो तैरता हूं, मैं नदी में तैरता हूं, मैं नदी में तैरता हूं। नदी में तैरने से कोई प्रदूषण नहीं बढ़ता और आनंद पूरा आ जाता है। किताब पढ़ने से कोई प्रदूषण नहीं बढ़ता, नाचने से कोई प्रदूषण नहीं बढ़ता। जीवन के जो सहज ही अंग हैं हमने उनको रोक दिया है, अंगों को काट दिया है। तो इस कारण फिर हमें आनंद के लिए कुछ बहुत असहज काम करने पड़ते हैं। नहीं तो जिंदगी तो सहज आनंद भी देती है। सड़क पर कुत्ता, आप खेलना शुरू कर दीजिए उसके साथ, कोई प्रदूषण नहीं हुआ, AQI खराब नहीं होगा और मौज भी पूरी आ जाएगी। जिंदगी तो बोलती है ये सब, पर जिंदगी के जो सहज आनंद है हमने उनको तो वर्जित कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। आप खुद कुछ खेलने निकल जाइए, या आप जाकर के थोड़ा सा जिम में वर्जिश कर लीजिए, उसमें कहीं कोई AQI नहीं बढ़ रहा लेकिन आपको मौज आ जाएगी। हमने लेकिन उन चीजों को जिंदगी से बिल्कुल बाहर निकाल दिया है। मैं भारत की बात कर रहा हूं। लड़का और लड़का आपस में धौल धप्पा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद है, क्यों नहीं? उसमें कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई कंजम्पशन हो रहा है। और इसी तरह से यह भी बहुत प्राकृतिक बात है कि लड़का और लड़की बैठ करके अपने तरीके से वक्त गुजार रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि उसमें वो कुछ जला रहे हों, कि धुआं फैला रहे हों, कि गंदगी कर रहे हों, बिल्कुल जरूरी नहीं है। पर उसमें आनंद है, अपना बैठे। आनंद से मेरा आशय है कि एक साधारण ऊंची कोटि का प्लेजर। आप जाकर के कहीं पर प्रदूषण करते, पृथ्वी को तबाह करते, संसाधनों को जलाते, उससे आपको जो सुख मिलता, उससे उच्च कोटि का सुख मिल गया। 2 लड़के बैठ गए हैं, एक लड़का और एक लड़की बैठ गए, उन्होंने आपस में 3 घंटे समय गुजार लिया, उनका मन भर गया, तृप्त हो गए वो। अब उनको कोई जरूरत नहीं रहेगी कि वो कहीं पर जाकर के जंगल में आग लगाएं, लकड़ी काटें, जानवरों को काटें, नदियों को प्रदूषित करें, उन्हें कोई नहीं है, क्योंकि वो दोनों चैन में है। समझ में आ रही बात? जीवन को अगर तुम साधारण सुखों से भी वंचित कर दोगे तो फिर जीवन असाधारण सुखों की मांग करेगा। पृथ्वी तुम
पृथ्वी पर अगर तुम साधारण रूप से लड़के लड़की को नहीं मिलने दोगे तो तुम्हें फिर लालच देना पड़ेगा कि स्वर्ग में असाधारण अप्सरा मिलेगी। अब स्वर्ग में असाधारण अप्सरा पाने के लिए उसे पृथ्वी पर जो भी उपद्रव करना पड़े वो करेगा। स्वर्ग की असाधारण अप्सरा की मांग उठती इसीलिए क्योंकि तुम पृथ्वी पर उसे एक साधारण संबंध भी नहीं बनाने देते। नहीं तो काहे के लिए कहेगा कि मुझे मेनका, रंभा, उर्वशी और ये सब चाहिए, तो जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये पहाड़ है मौजूद तो खड़ा जाओ, चढ़ जाओ ना पहाड़ पर। जवान आदमी हो, जाओ, चढ़ो, जितना चढ़ सकते हो, नहीं चोटी तक पहुंचे, जहां तक जा सकते हो जाओ ना। अब एक सुख है पहाड़ पर चढ़ने में और एक सुख है कि पहाड़ को नंगा कर दिया, सारे पेड़ काट दिए और कहा कि अब इस पहाड़ पर 5 स्टार होटल बना दो, फिर मैं उसमें जाऊंगा और उसमें मैं जाकर के नाचूंगा या कि कुछ भी उपद्रव करूंगा, जो भी करूंगा। बिल्कुल सुख होगा इसमें, मैं नहीं मना कर रहा हूं। आप जाकर के वहां रह रहे हो, बढ़िया तबीयत से बनाया हुआ कमरा है और ठंडा पहाड़ है लेकिन गर्म पानी मिल रहा है नहाने के लिए, सब बढ़िया है, वहां स्पा भी है, ये सब है, सुख होगा। पर इस सुख के लिए आप ज्यादा तब कलपते हो जब आपने अपने आप को साधारण सुखी न दे रखा हो। जिन्हें पता हो कि पहाड़ पर अपने पैरों से चढ़ने में क्या सुख है, वो फिर थोड़ा कम कल्पेंगे कि मुझे तो एक असाधारण जगह चाहिए रुकने के लिए। समझ में आ रही बात? अब आप लोग आते हैं, अब आप लोग बात आगे बढ़ गई है, आप लोग विदेशों से आते हैं, अब हमारे सत्र भी होते हैं, कैंप भी होते हैं, तो ऑडिटोरियम्स में हो रहे हैं, ये सब चल रहा है। ठीक है, उसमें एक मजा है, ऑडिटोरियम में हो रहा है, ज्यादा व्यवस्थित होता है और सब सुविधाएं पूरी होती हैं आप लोगों के लिए, एसी वगैरह चल रहा है, सब अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन जिन लोगों ने हमारे पुराने शिविरों में हिस्सा लिया है वो कहते हैं काश उनको लौटा दो तुम। और तब उनमें क्या होता था, कैंची धाम उदाहरण के लिए या कानाताल, पहले तो पैदल सड़क पे वहां गाड़ी खड़ी हो गई, वहां तो किलोमीटरों पैदल चल के आप जा रहे हो पहाड़ पर, और वो इतनी सी सकरी सी वो है पगडंडी, और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ तेंदुआ भी रहता है। और मौज लेने के लिए क्या करें, रात में निकल रहे हो, कह दिया कोई लाइट नहीं जलाएगा, अंधेरे अंधेरे चलते हैं, देखते हैं तेंदुआ आएगा तो हमें पहचानेगा कैसे। और उसके बाद जहां जाके रुके हुए वो जगह ऐसी है कि एक कमरे में 6 जने लेटे पड़े हैं और कमरे में भी ऊपर एक ऐसे बना हुआ है, उसमें 3-4 चढ़ गए हैं, वहां सो रहे हैं, जैसे ट्रेन में होता है ना 2 टायर 3 टायर, वैसे ही वहां बना हुआ है। और वहां मौज किस बात में आ रही है कि पास में एक झरना है, वहां जाके 2 को डाला है और वापस आके बता रहे 2 को वहां डाल दिया है। अब आप करा लो कितना ऑडिटोरियम में आपको क्या कराना है, वो जो वहां 2 पड़े हुए हैं और पीछे जाके किसी ने उनका वीडियो बना लिया और वो हाय हाय कर रहे हैं, बाहर निकालो, ठंडी जगह, ठंडा पानी, उनको निकाले कौन? अब यहाँ पे आप 5 स्टार का खाना है, वहां पर ये तो ये होता था कि वो एक जरा सा उसने झोपड़ी बना रखी थी, वो जो वहां पे ओनर था, तो वो अपना थोड़ा बहुत दे के चला जाता था। तो ये सब लड़के लोग रहे हैं, ये रात में उसके घुस जाए चोरी से, उसका जो कुछ पड़ा हुआ है, अब कच्चा ही माल पड़ा होगा, वो कच्चा माल खा रहे हैं वहां बैठ करके। वो तो मैं भी होता था। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, एक पॉश इलीट ऑडिटोरियम का अपना मजा होगा कि वहां आप बैठ रहे हो और सत्र में मुझे सुन रहे हो और मैं बिल्कुल 3 पीस सूट पहन करके माइक लेके खड़ा हुआ हूं मंच पे और आपसे बात कर रहा हूं। पर एक सुख उसका भी था जब पुराना कुर्ता और ऐसे ही लोअर डाल करके मैं कहीं भी बैठ जाता था और 5-7-10 जने आ गए ऐसे ही अपना बैठे हैं और उनसे बिना बात की बात चल रही है, पता भी नहीं होता था रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। इतनी सारी तो रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं, और जो हुई भी ऐसी हुई है कई सारी कि उसमें आवाज नहीं है। किसी में जिसने एंगल लगाया था उसने एंगल पेड़ का लगा दिया है, मैं नीचे बैठा हुआ हूं, बीच बीच में मेरी उंगलियां आ रही हैं, ऐसे ऐसे दिख जाता है। एक सुख उसका भी था। जरूरी नहीं है ना कि कंजम्पशन में ही सुख हो, बिना कंजम्पशन वाला सुख आप जितना लोगे, कंजम्पशन की आपकी लालसा उतनी कम होती जाएगी। भारत में बिना कंजम्पशन का सुख हम जानते ही नहीं, हमें सिखाया ही नहीं गया। एक आदमी एक किताब में डूबा हुआ हो, उसको आप वहां से डिगा के दिखाइए, वो एक ऐसे
सुख में लवलीन है कि उसका वहां से डिगना बड़ा मुश्किल है, और कुछ नहीं लग रहा, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, 150, 250, 400 की किताब होगी वो, और इतने में उसको महीने भर का सुख मिल गया। समझ रही बात को? सर, तो जैसे बाहर से लोग, भारत पे भी लोग योगा वगैरह के लिए आते हैं, वो भी क्या एक नॉन कंजम्पटिव हाँ, बिल्कुल, तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल, चैन पाने का। एकदम, बशर्ते योग ही आप इसलिए ना कर रहे हो कि शरीर फिट हो जाए तो और भोगूं। अब 4 महीने बाद बबली की शादी है तो अभी से योगा ट्रेनर लगा लिया है। उसकी शादी में जाकर के नाचूंगी, अपना वीडियो बनवाऊंगी, और फिर उसकी शादी में जाना है तो फिट कपड़े भी तो खरीदने हैं, तो 5 तरीके के कपड़े खरीदूंगी, वो लाख लाख रुपए वाले घाघरा चोली और ये सब। बस योग का ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जैसे किताब में एक अपना सुख है ना, किताब इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हो कि पढ़ के किसी और को आप प्रभावित इंप्रेस करोगे। वैसे ही योग इसलिए नहीं होना चाहिए कि योग से आपको जो मिलेगा आप उसको योग अपने आप में सुख होना चाहिए। जैसे किताब अपने आप में सुख है, नृत्य अपने आप में सुख है, इसलिए नहीं सुख है कि मैं नाच रहा हूं तो कोई ताली बजाएगा, या कि मैं नाच रहा हूं तो रील बना के डाल दूंगा तो इंस्टा पे लाइक्स आ जाएंगे। अपने आप में सुख है, किताब में अपने आप में सुख है, वैसे योग में अपने आप में सुख होना चाहिए, तो फिर बढ़िया है। एन एंड इन इटसेल्फ। और कुछ? धन्यवाद आचार्य जी। जी। हाँ जी, मेरा नाम अंजू दहिया है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। अभी आई हूँ यहाँ पर। मैं पेशे से एक ड्रग काउंसलर हूँ और अभी रात की जॉब पर हूँ। रात के 2 बजे आचार्य जी का शुरू होता है, जो मैं लकीली आज सुन पाई हूँ पूरा। मैं बहुत इस बार इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ आप लोगों का। मैं लगभग 2 सालों से आचार्य प्रशांत जी से जुड़ी हूँ, गीता समागम से जुड़ी हूँ, और उनसे जुड़ने के बाद मेरे जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव आए हैं। उनमें सबसे बड़ा बदलाव जो मेरे विचारों में क्लैरिटी आई है, मैं चीजों को साफ देख पाती हूँ अब। और कृष्ण जी के प्रति जो मेरा प्रेम था वो पहले बहुत सतही तौर पे था, वो बहुत गहरा हो पाया है गीता समागम से जुड़ने के बाद।